हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे रे पिंकी, लेटी रहो, अभी डिलीवरी को 1 महीना ही हुआ है। अब हमारे वाला जमाना तो है नहीं कि 10 दिन बाद ही बहू को काम पर लगा दिया। पिंकी अपनी सास को समझ नहीं पाती। कभी कभी वो ध्यान भी रखती है, साथ ही साथ जताती भी रहती है। पिंकी को याद आता है कैसे जब वो शादी के बाद आई थी। दूसरे दिन जब उसने आशा जी से पूछा, मम्मी कुछ काम मुझे भी बता दीजिए। आशा जी ने कहा, अरे कर लेना काम भी, अब मैं थोड़ी अपनी तरह आते ही काम पर लगा दूं। मुझे तो अगले दिन ही कपड़े धोने को दे दिए थे, तुम जाओ अपनी अलमारी लगा लो। तब उसे लगा शायद मजाक में लेने वाली बात है, तो ज्यादा सोचा नहीं उसने। लेकिन फिर ये लगभग रोज की बात हो गई। अचानक मेहमान आ जाए तो तेरे टाइम पर मेहमानों का आना जाना इतना होता नहीं है। मेरे टाइम पर तो गांव से जब देखो कोई ना कोई आकर बैठ जाता, बल्कि कई दिन रहकर जाते थे। मैं तो जब भी तेरे साथ लग जाती हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं होता था। अगर कभी बुखार हो जाए तो चाय के साथ नाश्ते में इसी तरह की बातें। तुझे तो सास होकर भी चाय बनाकर दे रही हूँ मैं तो जब तक बुखार में बेहोश ना हो जाती थी, घर में किसी को बीमारी का पता भी ना चलता था। और पता लगने के बाद भी कौन देखता था। सास तो मेरी झांकती भी ना थी कमरे में। नई नई शादी हुई थी, देर से उठने की आदत थी। तीसरे दिन जब आंख देर से खुली तो आशा जी नाश्ता बना चुकी थी। उसके किचन में घुसते ही बोली, नाश्ता लगा दो टेबल पर। एक बार मैं लेट हो गई थी उठने में, मेरी सास ने पूरे मोहल्ले में प्रकाशित कर दी थी खबर। तुझे तो 6 बजे उठना होता है, मुझे तो 4 बजे उठना पड़ता था। पहले बच्चे के समय इन हिदायतों की जगह की मुझे क्या करना है, कैसे करना है, केवल ये बातें बताई जाती कि कैसे मेरी तरह उल्टियां लगने के बाद भी वे सारा काम करती थी। मेरे लिए तो पक्का फर्श है झाड़ू पोछे के लिए, उन्हें कच्चे पर लीपना होता था। मैं दिन में लेट जाती हूँ, पर उन्हें आराम का टाइम नहीं मिलता था। कैसे मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, लेकिन उन्हें 11वें दिन ही घर का काम करना पड़ा था। रात भर बच्चा जगाए तो भी कि तेरा पति तो रोज रात को 12 बजे सोता था और 4 बजे मुझे उठना होता था। न रात में चैन था न दिन में। तुझे तो फिर भी मैं आराम करने देती हूँ दिन में। खाना बनाने में कुछ पूछूं तो बताने के बाद फिर वही बात की मेरी सास तो मेरे आते ही फ्री हो गई थी। मदद करना तो दूर, कुछ बताने को भी तैयार नहीं होती थी। शादी को 7 साल हो गए। सासू माँ ने सब कुछ किया, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि जो वो कर रही है वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। उनको जो चीजें नहीं मिली वो मुझे मिल रही हैं। मेरी उम्र में जितना काम उन्होंने किया मैं नहीं करती हूँ। मैं एग्जाम में 2-2 घंटे लेकर बड़े बेटे को बैठी रहती हूँ, जबकि वो इतना काम होने के बाद भी आधे घंटे में मेरे पति और दोनों नंदों की पढ़ाई से फ्री हो जाती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने आप को लकी मानूं कि मेरी सास मेरी मदद करती है, या खुद को एक लूजर मानूं क्योंकि मैं उतनी परफेक्ट नहीं जितनी सासू माँ। क्योंकि यही बात तो मदद के बाद मुझे जताई जाती थी। अब तो सब सादा खाना खाते हैं। तेरे आने से कुछ साल पहले तक 2-2 कनस्तर तेल लग जाता था। पापड़, कचरी, लड्डू, जाने क्या क्या बनाती थी मैं। आजकल की बहुएं तो घर खाना बनाने में ही थक जाती हैं। ये बातें केवल काम तक सीमित नहीं थी, लेने देने को लेकर भी यही सब होता। मायके से कुछ भी सामान आए तो सासू माँ पापा के सामने ही कह उठती, अरे भाई साहब इतना करने की क्या जरूरत थी। अब हमारे जमाने वाली बात तो रही नहीं। 2 किलो मिठाई में काम चल जाता है अब तो। मेरे पिताजी कनस्तर भर भर कर सेवई, रसगुल्ले, बर्फी भेजते थे। पूरे मोहल्ले में बांटी जाती थी। पापा के साथ मैं भी ना समझ पाती कि जो आया है उसको ज्यादा बताया जा रहा है या कम। मैं पापा से विदा का शगुन लेने को मना करती तो बोल उठती, ले ले, ये तो बड़ों का आशीर्वाद है। अब वे 500-500 देते हैं। मेरी दोनों बेटियां तो 1000 लेकर जाती हैं, कह के बेटियां तो हाथ का दिया लेती हैं। तब कैसे 500 की विदाई को पापा 1000 में तब्दील कर देते थे। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा और मेरे मायके का जीवन एक एहसान पर टिका है।
वो एहसान जो मेरी सासू माँ हर पल करती हैं, कभी मेरी मदद करके, कभी मायके से आई चीजों को स्वीकार करके, और इन एहसानों तले मैं बहुत मौज से जी रही हूँ, जिस तरह जीने का मौका उन्हें कभी नहीं मिल पाया था। एक बार ननद के दोनों परिवार खाने पर आए हुए थे और मैं सर्वाइकल के चक्करों से बुरी तरह पीड़ित थी। फिर भी सुबह 5 बजे से दीवार पकड़ पकड़ कर सब तैयारी में लगी थी, क्योंकि खाने के बाद सबका घूमने का प्लान था और सासू माँ के अनुसार इतनी बीमारी को वो गिनती में ही नहीं लेती थी, जबकि उनके यहाँ मेहमानों की गिनती ज्यादा होती थी। किसी तरह सारा खाना बना, साथ ले जाने को आलू पूरी तैयार थी। तभी बाहर बड़ी ननद की आने की आवाज से किचन से बाहर निकली तो चक्कर आने की वजह से चेयर से टकरा कर गिर गई। तब तक रोशन भी शॉप से आ गए। सबने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। सासू माँ तुरंत शरबत बनाकर लाई और मुझे देते हुए बोली, आजकल की लड़कियों में हिम्मत ही नहीं है, जरा से चक्कर में होश खो बैठी। एक हम थे, ले ये शरबत पी ले, ठीक लगेगा थोड़ा। और वो शरबत की मिठास एक अजीब सी कड़वाहट में बदलती हुई हलक से उतरकर सीधे सीने में जा लगी। सीने में उठी हूल लाख छुपाने के बाद भी आंखों से छलक कर बाहर आ गई, क्योंकि मैं सासू माँ की तरह नहीं थी कि कोई बात चुभने पर उसे सीने में दफन कर सकूं, क्योंकि उनके अनुसार मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, जबकि उन्हें तो सास, दादी सास, कुंवारी ननद की बातें भी सुननी पड़ती थी। तो फिर एक बार मैं उनसे ज्यादा लकी थी, लेकिन एक खारा पानी मेरी ननद की आंखों से ना छुप सका। उन्होंने सबको बाहर भेज मुझसे आंसुओं की वजह पूछी और मैं एक साथ उन्हें सब बताती चली गई। साथ ही ये भी कि ये सब बताते हुए मुझे एक तरह की ग्लानि महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ भी हो एक तरीके से सासू माँ साथ तो देती ही हैं, मदद भी करती हैं। बड़ी ननद कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सुनो पिंकी, मम्मी के साथ बहुत ही ज्यादतियां हुई हैं। उस समय वो सहती रही, डर कर जीती रही, किसी से कुछ नहीं कह पाई, ना पापा से ना अपने मायके में, क्योंकि लड़की को कुछ कहने का हक तब बिल्कुल भी नहीं था। अब वो सब बातें तुम्हें बताकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी उन सालों की भड़ास निकालती हैं। एक तरफ उनका जमीर और तुमसे उनका प्यार तुम्हारी मदद करने से उन्हें रोक नहीं पाता, दूसरी तरफ उनके अंदर की कुंठित महिला जो कभी पलटकर गलत के खिलाफ बोल ना सकी, आज सबको खासकर तुमको ये जताना और बताना चाहती हैं कि वो किस मुश्किल स्थिति से गुजरी हैं। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर तुम भी मम्मी का पार्ट 2 बन जाओ। जितना बनता है उतना करो, शरीर को टॉर्चर मत करो। फिर नीतू यानी पिंकी की ननद ने रोशन को बुलाया, दोनों को कुछ समझाया और फिर उठी और बाहर निकल गई। छोटी ननद अचानक किसी कारण आ ना सकी, सो घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मैं जाने की हालत में नहीं थी। सब लोग बाहर बैठे खाना खा रहे थे। अचानक ननद रोशन से बोली, रोशन, पापा बता रहे थे शॉप ठीक नहीं चल रही, तुम सुबह 6 बजे निकलते हो, रात 9 बजे घर में घुसते हो। ना बीवी बच्चों को घुमाने का टाइम है, ना बैठकर बात करने का। पापा के टाइम पर शॉप इतनी बढ़िया चलती थी, घर में भी इतना टाइम देते थे, हमें घुमाते थे, घर बैठे ऑर्डर मिलते थे। इतनी मेहनत के बाद भी घर में इतने एक्टिव रहते थे, और एक तुम हो। आशा जी बोल उठी, कैसी बात करती है नीतू, पहले का और अब का क्या मुकाबला। कंपटीशन देखा है आजकल बिजनेस में, एक्टिव कहाँ से रहेगा बेचारा। सब चीजों में तो मिलावट है, फल सब्जी क्या कुछ भी खा लो, शरीर में जान ही नहीं आती। नीतू मुस्कुराते हुए बोली, ये बात तो सच है माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी खान पान, वातावरण, माहौल, सब चीजों में फर्क आया है। अब आप ही देखो, जितनी शारीरिक दिक्कतें आपको हैं, दादी नानी को नहीं थी, जितनी भाभी को इस उम्र में है, आपको उस उम्र में नहीं थी। मुझे भी यही लगता है, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ा है। हमसे बाद वाली पीढ़ी स्कूल टाइम में ही कमर दर्द, सर दर्द बताने लगी। अब आप ही देखो, आपके तीनों बच्चे नॉर्मल हुए, भाभी के दोनों ऑपरेशन से, ऊपर से इतना पॉल्यूशन, मिलावट भरी सब्जियां, फल, दूध, ताकत शरीर को मिले कहां से। इसलिए अभी से हड्डियां जवाब दे गई। आपके टाइम सर्वाइकल नाम की चिड़िया कितने लोगों ने सुनी थी। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना? हाँ सही बात है। और यही सब क्यों मम्मी, बच्चों की पढ़ाई में देख लो,
हम लोगों के टाइम पर पढ़ाई कहाँ इतनी टफ थी। आजकल तो ये प्रोजेक्ट, वो असाइनमेंट, आज इस फंक्शन की तैयारी, आज उसकी तैयारी। इतना कंपटीशन भी नहीं था बच्चों में। अब देखो केजी क्लास के बच्चे भी कितना प्रेशर लेते हैं। हम छोटे थे तो कैसे मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। आजकल टाइम नहीं किसी के पास, किसी के बच्चों की पढ़ाई, किसी की जॉब। अब आप देखो जब आना जाना कम हो गया, लोग खास रिश्तेदारी में भी बड़े बुलावे पर जाते हैं। इसी हिसाब से लेना देना भी कम हो गया। अब मिठाई मंगवा भी ले भाभी के यहाँ से तो बाटे किसके घर। फिर भी नीतू, पहले का जमाना मुश्किल था। लोग बहू को बहू समझकर नहीं, काम वाली समझकर लाते थे। तुझे तो पता है तेरी दादी ने मेरे साथ, वही तो माँ, उन्होंने जो आपके साथ किया उसमें भाभी कहीं से भी सम्मिलित है। ये कैसे हो सकता है? तो फिर उस चीज के ताने आप भाभी को थोड़ी ही दे सकते हो। पिंकी बोल उठी, नहीं दी, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सास आज के जमाने की है और जितना होता है मदद भी करती है। नहीं तो ये इतने से काम में चक्कर खाकर गिर जाए। एक हम थे। पिंकी ने तुरंत आशा जी के गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, अरे आपसे मेरा क्या मुकाबला मम्मी जी, आप तो उस जमाने की सुपर उमर रही हो। आशा जी जैसे ही महसूस किया कि उनकी पटरी घूमकर फिर एक हम थे पर आ गई है, उन्होंने अपनी जीभ दांतों से काटी और पूरा परिवार उनकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।